जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 4.6 को। इस एक्सरसाइज में हम लोग समझेंगे कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है और उसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में 5 मार्कर क्वेश्चन आता है। पहले तो 6 मार्कर आता था, लेकिन जब से पैटर्न एग्जाम का थोड़ा सा चेंज हुआ है 2020 से, तब से ये 5 मार्क्स का आ गया। पहले 6 मार्क का क्वेश्चन आता था, मतलब क्वेश्चन कंफर्म एक लॉन्ग आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको जो समझना है वो मैं बताता हूं। देखिए क्या, एक बात पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर अब क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जब किसी क्वेश्चन में आपको मान के चलिए एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है और ये मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब या तो 2x2 होगा या 3x3 होगा। आपको क्वेश्चन में बॉस मान के चलिए एक मैट्रिक्स गिवन है और मैंने मान के चलिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, इसको एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकाला। तो डिटर्मिनेंट निकाल करके जो वैल्यू निकली है, मान के चलिए वो वैल्यू हो सकता है 0 के इक्वल निकल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना निकले। 0 के इक्वल ना निकले का मतलब वो प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, मतलब 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट मान के चलिए क्या आ गया, हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है 0 ना आए। अगर याद रखिए किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है बच्चों, तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया उसे बोला जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका 0 नहीं आया उसको बोला जाता है बच्चों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसे बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। साथ ही साथ में एक और बात, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स तो कहलाएगा। साथ ही साथ में याद रखिए ये कहलाता है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब यह है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता उसका रीजन भी बता रहा हूं। क्योंकि जब आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया तो सॉल्यूशन तो पॉसिबल होगा ही नहीं, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो इसे बोला जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा होता है नॉन इन्वर्टिबल, मतलब इसे मैं कह सकता हूं इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, याद रखिएगा, इनकंसिस्टेंट। इसे बोला जाता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये कंसिस्ट नहीं करता। दूसरी तरफ अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोला जाता है और इसी को बोला जाता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि इसका इन्वर्स निकल सकता है और साथ ही साथ में इसका सॉल्यूशन कंसिस्ट होगा, यानी कि इसका इनकंसिस्ट था, इसका सॉल्यूशन कंसिस्ट होगा, मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है, यानी कि इन्वर्स इज पॉसिबल। इसमें इन्वर्स डज नॉट पॉसिबल था और यहां पे इन्वर्स क्या है, पॉसिबल। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको उसका इन्वर्स निकालना है तो कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एक दिमाग में बिठा लीजिए बात कि हमेशा उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। यह चीज आपसे एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। तो ये वो सिचुएशन है जो हमारे लिए फेवरेबल है और यह सिचुएशन वो है जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। इसमें इन्वर्स नहीं निकल सकता, इसमें इन्वर्स निकल सकता है। फॉर्मूले वाली कॉपी में नोट करके रखिए। अब इसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, नोट कीजिएगा प्लीज। एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। आपको बुक में क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6।
आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी है और उन इक्वेशंस में आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है। कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब ये बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो भैया पॉसिबल है या नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो सुन लो। सबसे पहले जैसे इस इक्वेशन को उठा रहा हूं, इसके बेस पर सबसे पहले हम लोग बच्चों एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स ए, और उसमें कुछ नहीं केवल ए और बी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिख देंगे। फिलहाल यहाँ पे जेड तो नहीं है, एक्स और वाई है, यहाँ पे 1 2 2 3। फिर इसका तुरंत निकालेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट में से हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, डिटर्मिनेंट 1 आ गया -1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आया है, मतलब 0 नहीं आया। माइनस में आ जाए कोई बात नहीं, 0 नहीं आना चाहिए। तो यहां पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे बच्चों, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आया है, तो सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, कौन सा सॉल्यूशन बच्चों, इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यानी कि ये अच्छा सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्युबल है, हालांकि आगे सॉल्व नहीं करना, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी वही काम, सबसे पहले ए मैट्रिक्स उठा लीजिए, एक्स वाई जेड के एक्स वाई के कोएफिशिएंट 1 3 और 2 6, इसका भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, इसके प्रोडक्ट 6 में से 2 3 जा 6 जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा बच्चों, 0। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया, सो द, वही स्टेटमेंट लिखनी होगी लेकिन अब इनकंसिस्टेंट है, सो द गिवन इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसके कौन से सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये सॉल्युबल नहीं है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया आपके एनसीईआरटी से, ये 2x2 वाले थे। अब जरा इसके बाद 3x3 वाला पकड़ते हैं, नोट कीजिएगा जरा। 2x2 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं जो 3x3 है। इसकी भी यही चेक करनी है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इसके है या नहीं है, इसकी भी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो ये चेक करने के लिए फिर दोबारा से मुझे मैट्रिक्स बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लिखता हूं एक मैट्रिक्स बना लेता हूं ए, उसमें एलिमेंट एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 1 1 2 3 2, और यहां पे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट कुछ खास मेहमान है, ए एंड द 2a। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करता हूं मैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों क्या होगा जरा देखिएगा, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करता हूं, ये कटेगा, क्या बचेगा, 3a 2a, 1 के बाद अगला नंबर लेंगे, -1 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 2a 2a, फिर 1 लेंगे तो ये कटेगा, 2a 3a 2a 3a, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6a में से जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2a, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4a में से जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2a, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2a में से जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3a, 6 में से 2 गया 4a, 1 से मल्टीप्लाई होगा 4a, 4a में से 2a गया 2a को 1 से करेंगे 2a में से 3a गया -a को 1 से करेंगे -a, तो 4a में से 2a गया 2a में से a गया a, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ गई a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू a आई है, मतलब 0 तो नहीं आई है, तो वही लिख दिया जाएगा दोबारा से, क्या बोला, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया है, तो लिख देंगे सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये मैंने करा 3x3 वाला। इसी के बेस पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 6 आप इजीली कर सकते हैं, नोट कीजिएगा। और इसके बाद अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के लिए, प्लीज नोट इट। अब इसके बाद पहुंच जाते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मैं डायरेक्ट उसका क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले उसका वर्किंग रूल बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि क्या करना होगा, कैसे करना होगा। देखिएगा, देखो बॉस क्या होगा, अब आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी होगी। मैं 3x3 वाला पहले बता रहा हूं। a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2 और a3x b3y c3z इक्वल टू d3। मैंने एक इक्वेशन बनाई है xyz में। इस इक्वेशन मतलब ये आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी होगी, इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इसकी जगह पर क्वेश्चन में नंबर्स होंगे। नंबर कैसे, जैसे 5x + 2y + 3z, 7x + 8y + 9z, इस तरह से। और इक्वल टू में यहां पे भी d1 d2 d3 कोई कांस्टेंट नहीं होगा, आर्बिट्रेरी, एक प्योर कांस्टेंट होगा। जैसे यहां पे लिखा होगा 10, यहां पे लिखा होगा 12, यहां पे लिखा होगा 3। और आपको कहा जाएगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, xyz की वैल्यू निकालो। कौन से मेथड से? उस मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना होगा। तो कैसे करेंगे बच्चों मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व, जरा सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले उस इक्वेशन को आपको 3 मैट्रिक्स में तोड़ देना है। 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। पहला जो मैट्रिक्स बनाना है उस मैट्रिक्स का नाम होगा A। उसमें XYZ के कोएफिशिएंट लिखे जाएंगे, जैसे A1 A2 A3, B1 B2 B3, इसके बाद C1 C2 C3। एक दूसरा मैट्रिक्स बनेगा B में क्या लिखा जाएगा बच्चों? B में लिखा जाएगा जो इक्वल टू के कांस्टेंट है, मतलब D1 D2 D3। और तीसरा एक मैट्रिक्स बनेगा, दैट वुड बी द कैपिटल X मैट्रिक्स। और उसमें क्या लिखा जाएगा? उसमें लिखा जाएगा X Y और Z। कुल मिला के निचोड़ यह है कि आपको इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन के बेस पर XYZ की वैल्यू निकालनी होगी। XYZ की वैल्यू निकालने का मतलब आपको कैपिटल X मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी होगी। और कैपिटल X मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने का बस एक फॉर्मूला है प्यारे, वो कैपिटल X निकालने का फॉर्मूला होता है A इनवर्स B। मतलब आपको क्या करना होगा, इस A मैट्रिक्स का A इनवर्स निकाल देना होगा। A इनवर्स कैसे निकलेगा? जो हम लोगों ने 4.5 में किया था, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A, कोफैक्टर वगैरह निकाल करके वही काम करना होगा। तो कैपिटल X कैसे निकलेगा बॉस? कैपिटल X निकलेगा A इनवर्स B, मतलब A इनवर्स को आप B से मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, B से मल्टीप्लाई करेंगे, छुट्टी, आपकी X की वैल्यू निकल गई। तो ये तो मैंने आपको बताया छोटा सा प्रोसेस, लेकिन अब बाकायदा एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन को लेके समझाता हूं कि कैसे करेंगे। पहले 3x3 का ले लेते हैं, फिर 2x2 वाला भी समझा दूंगा। नोट कीजिएगा जरा, इसे फॉर्मूले वाली कॉपी में रखिएगा प्लीज। करता हूं मैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 3x3 में है ये। आपको ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। इक्वेशन आपको गिवन है और इस इक्वेशन के बेस पर आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू निकालने के लिए जो मेथड यूज करना है उसका नाम है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड वही है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। कौन सा? कि x इक्वल टू में A इनवर्स इंटू में B। इसका मतलब यह हुआ कि A इनवर्स निकालना हमारी प्रेफरेंस होगी, प्राथमिकता होगी। तो कैसे करेंगे जरा समझिएगा। सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे। लेट करते हैं A इक्वल टू 1 -1 2, मतलब XYZ के कोएफिशिएंट लिख रहा हूं बच्चों में। 1 -1 2, फिर 3 4 -5, 3 4 -5, फिर 2 -1 और 3। ये A मैट्रिक्स बनाया। इसके बाद क्या करना है जरा सुनिएगा, लगे हाथ। B मैट्रिक्स भी बनाइए। B मैट्रिक्स क्या होगा? ये जो इक्वल टू में है 7 -5 और 12। और इसके बाद फाइनली एक कैपिटल X मैट्रिक्स बनाएंगे और कैपिटल X मैट्रिक्स में ये वेरिएबल्स लिख लिए जाएंगे X, Y और Z। सबसे पहले हमने ABC मैट्रिक्स बनाया। ध्यान ये रखना है, कैपिटल A का मतलब X, Y, Z के कोएफिशिएंट, B का मतलब जो इक्वल टू में दे रखे हैं, और कैपिटल X का मतलब जो वेरिएबल यूज हुए X, Y और Z।
तो मेरा पहला काम क्या करना होगा, जो ए मैट्रिक्स बन गया सबसे पहले मैं उस ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करूंगा। कैसे जरा देखिएगा। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं निकालूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें। सबसे पहले मैं लूंगा 1 लूंगा तो ये कैंसिल 4 3 जा 12 में से क्या जाएगा 5 जाएगा। फिर माइनस का 1 लेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये माइनस प्लेस है। -1 लूंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस पे प्लस का निशान बनाइए। इस पे अगर प्लस का निशान बनाएंगे तो क्या बचेगा 3 3 जा 9 और 2 5 जा -10 प्लस 10 हो जाएगा। प्लस का 2 लूंगा तो ये कैंसिल 1 3 जा -3, इसमें से क्या जाएगा 2 4 जा 8, तो कुल मिला के 12 में से 5 जाएगा 7, 9 और 10 19 और 8 और 3 -11 दैट इज माइनस का 22। तो 19 और 7 26 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 26 में से 22 जाएगा दैट वुड बी 4, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 4 आ गया। शुक्र है 0 नहीं आया, 0 आ जाता तो कुछ और बात हो जाती, फिलहाल तो यहां पे स्टेटमेंट देना जरूरी है क्या कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया सो द गिवन, ये लिखना जरूरी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये इसके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे। अब आपको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे तो बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ सॉल्यूशन निकालना भी तो पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि आपको एडजॉइंट चाहिए। तो मैं निकाल रहा हूं बच्चों कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कोफैक्टर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल से, मतलब कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, 21, 22, 23, it would be 31, 32, 33। अच्छा, ये जब लिख देते हैं कैपिटल 11 12 13 21 22 23 और 31 32 33, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, पहचान करनी होती है ऑड प्लेस की, इवन प्लेस की। मतलब कैसे, ऑड और रो और कॉलम के जो पोजीशन है उसको ऐड कर दीजिए। ऐड करके अगर इवन आ गया तो इवन है, ऑड आ गया तो ऑड है। मतलब कैसे, 2 और 1 3 ऑड है माइनस, 3 और 2 5 ऑड है माइनस, 2 और 3 5 ऑड है माइनस, और 2 और 1 3 ऑड है माइनस। इसके बाद मैं फटाफट निकालता हूं कोफैक्टर्स। देखिए कैसे निकलेंगे। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को देंगे, सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचेगा 3 4 जा 12, 12 माइनस 5 इट वुड बी 7। उसका निकालेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो में डायरेक्ट निकाल रहा हूं, अब तक आ गया होगा आपको। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर इसको निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये कट गया, तो 3 3 जा 9, 9 में से क्या जाएगा बच्चों, यहीं पे निकाल ही देता हूं। 3 3 जा 9 में से क्या जाएगा, 5 2 जा 10, तो प्लस का 10 हो जाएगा, मतलब माइनस का 19 हो गया। अच्छा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बचेगा, ये बचेगा ये, तो 1 3 जा -3, इसमें से क्या जाएगा 2 4 जा 8, कुल मिला के आ जाएगा माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस का 11। अच्छा, इसके बाद अब जाते हैं सेकंड रो। सेकंड रो की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा -3, इसमें से क्या जाएगा माइनस का 2 वुड बी +2, 3 में से 2 गया -1, बाहर है माइनस तो हो जाएगा प्लस का 1। अब बात करते हैं किसके बच्चों, सेकंड रो सेकंड कॉलम की। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का क्या हाल होगा देखते हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये गया, सेकंड कॉलम ये गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, तो आ गया माइनस का 1। इसके बाद किसकी बात करेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम की। तो -1 को 1 से करूंगा क्या आएगा -1, और 2 को -1 से करेंगे +2, 2 में से 1 गया 1, कुल मिला के आउटपुट क्या आएगा माइनस का 1। इसके बाद देखिए क्या होने वाला है, थोड़ा काम होगा ज़्यादा। इसकी बात करूंगा मैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 1 जा
5 में से क्या जाएगा, 4 2 जा 8, क्या आ जाएगा माइनस का 3। इसके बाद देखिएगा मैं किसकी बात करूंगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम की बात करूंगा, ये गया 5 1 जा -5, अच्छा 5 1 जा -5 में से जाएगा 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 11 हो जाएगा, -5 -6 -11 और माइनस से मल्टीप्लाई होकर के +11। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 4 1 जा 4, ये आ गया बच्चों 4 1 जा 4 और 3 1 जा -3, इट वुड बी +3। 4 1 जा 4 और प्लस का 3। चलिए मैंने निकाल लिया कोफैक्टर। अब मैं काम करता हूँ, क्या निकालता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होने वाला है, मैंने जो कोफैक्टर्स निकाले हैं उन कोफैक्टर्स का मुझे क्या कर देना है, बस ट्रांसफर हो गया काम। 7 19 -11 ये रो में है, तो 7 - 19 - 11, 7 - 19 - 11, 1 - 1 -1, 1 -1 -1 -3 11 और ले, इसको तो लिखा ही नहीं 7, चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक, क्या 7 - 19 - 11, 7 - 9 - 11 रो था, कॉलम बना दिया। 1 -1 -1 रो था, 1 -1 कॉलम हो गया। -3 11 7, -3 11 7, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद अब हमारा काम क्या है वो देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए जब आ जाएगा, थोड़ा मिटा दिया मैंने, चलिए कोई नहीं, दोबारा बुक से देख लूंगा मैं। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद अब हमें आगे का काम क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अभी क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले मुझे याद है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 निकला था, और ये क्या निकला है प्यारे, 7 1 -3 -19 -1 और 11 -11 -1 और 7। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 आ गया, 7 1 -3 -19 -1 11 और -11 -1 और 7। यह आपने इतनी मेहनत करके क्या कैलकुलेट कर लिया, ए इनवर्स आ गया है। अच्छा, ए इनवर्स आने के बाद आगे की बात यहाँ पे हम लिखेंगे, वी नो दैट, दैट इज WKT, वी नो दैट x हमारा इक्वल होता है बच्चों ए इनवर्स b के। x का मतलब x y z। ए इनवर्स का मतलब क्या है, ए इनवर्स तो आपने निकाल लिया, ये तो रहा ए इनवर्स, क्या है 1/4 और ये क्या है 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और 7, ये आ गया ए इनवर्स। और बी मैट्रिक्स क्या था, तो बी मैट्रिक्स हमारा वो मैट्रिक्स था जो इक्वेशंस के इक्वल टू में एलिमेंट्स दे रखे थे। इट वाज 7 -5 और 12, तो 7 -5 और 12 ये लिख दिया मैंने, आपने नोट कर ही रखा होगा। आगे देखते हैं, अब जरा मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, 7 7 जा 49, 1 5 जा -5, 3 12 जा -36, 19 7 जा कितना आएगा 133, इसके बाद -1 5 जा 5 और 11 2 जा 122 आएगा, शायद 132 आएगा, 132 जी। आगे देखते हैं, 11 7 जा माइनस का 77, 1 5 जा प्लस का 5 और 7 12 जा 84। अब जरा प्लस माइनस करें, प्लस माइनस करेंगे फटाफट, मैं तो कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। माइनस का 36 -5 ये आ जाना है 8, 132 -1 ये आ जाना है 4 और ये 84 में से 7 5 12 आएगा ये तो। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें से 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और यहाँ पे इक्वल टू में क्या चल रहा है, x y और z चल रहा है। इसका मतलब कुल मिला के मैं क्या कह सकता हूँ, कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी x की वैल्यू आ गई है 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू क्या आ गई है 3। ये हमने मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करके हमें बच्चों क्या हुआ, x y z की वैल्यू मिली।
आपको मैं बताऊं कि ये तो मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 14, लेकिन सेम एज इट इज, सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 सेम डिप्टो ऐसे ही होने हैं। नोट कीजिएगा। अगर आप कहीं तो मैं 2x2 वाला भी करके दिखा देता हूं। चलिए दिखाई देता हूं, एक 9 क्वेश्चन में कर देता हूं, नोट कीजिएगा। 3x3 का मैंने बता दिया है, मेन तो बड़ा वही है, लेकिन फिर भी एक 2x2 का करा देता हूं क्योंकि 2x2 का नहीं हुआ है, ठीक रहेगा आपके लिए। देखिए 2x2 का करने का भी वही तरीका है, ये तो इजी हो जाता है 3x3 के कंपेयर में। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दे रखी है एक मैट्रिक्स बनाइए, ए मैट्रिक्स। क्या होगा, एक्स वाई के कोएफिशिएंट दैट इज 5, 2 एंड 7, 3। दूसरा मैट्रिक्स क्या बनाएंगे, बी मैट्रिक्स क्या होगा, जो इक्वल टू में आपके नंबर्स हैं दैट इज 4 एंड 5। और तीसरा मैट्रिक्स कैपिटल एक्स, इसमें एक्स और वाई लिखा जाएगा, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। अब देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। उसके लिए हम लोग पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डायगोनल एलिमेंट 15 में से नॉन डायगोनल 14 जाएगा, 1 आ गया। अरे वाह, 1 आ गया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आई है। तो यहां पे लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। लिख देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आई, सो द गिवन सिस्टम of equation has a consistent solution, consistent solution। अच्छा, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। और ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 2x2 का है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर याद हो। डायरेक्ट कैसे, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब 3 उधर 5 इधर, यानी कि 3 को उधर 5 को उधर कर दिया। और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 7 माइनस का 7। ये डायरेक्टली मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, पीछे की वीडियोस में हमने सीखा है। अब हमें ए इनवर्स निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए था क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ था क्या, ये तो रहा 1/1, और एडजॉइंट ऑफ ए 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5, ये आ गया आपका। अच्छा, 1/1 का मतलब 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो यही रहेगा, 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5, ए इनवर्स आ गया। अच्छा, वी नो दैट इज WKT, वी नो दैट हमारा x किसके इक्वल है, ए इनवर्स बी के इक्वल है। तो भैया x का मतलब XY है, ए इनवर्स का मतलब 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5 है, और b का मतलब 4 एंड 5 है। तो मेकिंग मल्टीप्लिकेशन मैं करता हूं, तो मल्टीप्लिकेशन चलिए यहीं पे कर देता हूं। रो को कॉलम से 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 7 4 जा माइनस का 28 और 5 5 जा 25। भाई 3 4 जा 12 माइनस का 10, 7 4 जा माइनस 28, 5 5 जा 25, और यहाँ पे x और y तो है ही। अच्छा, लास्ट स्टेज चल रही है क्वेश्चन की, ये x और y है, और इक्वल टू में क्या आ गया, पहले 12 में से 10 गया, क्या आ गया 2, 28 में से 25 गया, इट कुड बी -3, तो कुल मिला के x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई -3। तो ये हमने सॉल्व किया मैट्रिक्स मेथड से, ये का आंसर आया। ये मैंने किया है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है और 10 है। आप इजीली कर सकते हैं, जरूर कीजिए, नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज लगभग खत्म ही हो गई है। एक बस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में समझाऊं आपको, देखिएगा। 15 तक जो क्वेश्चन आपने करे, उन क्वेश्चनों में क्या था कि आपको इक्वेशन पहले से बाय डिफॉल्ट रेडीमेड इक्वेशंस दे रखी होती थी, और उस रेडीमेड इक्वेशन से हम लोग, अब तो मैंने रब कर दिया, मैट्रिक्स ए बनाते थे, बी बनाते थे, एक्स बनाते थे, फिर ए इनवर्स फाइंड करते थे, फिर कैपिटल एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते थे, जिसके बेस पर वेरिएबल एक्स वाई जेड निकलता था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइएगा। इस क्वेश्चन में ना हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़कर, स्टेटमेंट को पढ़कर पहले खुद इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद जैसे जनरली हम लोगों ने 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, वैसे इसको भी सॉल्व करना है। इक्वेशन बनाने का काम मैं बताता हूं, जरा देखिएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई तो आपसे हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि आपके एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। देखिए 3 तरह के प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं। एक तो है अनियन, दूसरा है याद रखिए व्हीट, और सेकेंड वन इज राइस। बड़े सस्ते में जा रहा है भाई, कमाल है, कौन सा जमाना है पता नहीं। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, ऑनियन है 4 kg, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस अगर आप खरीदते हैं तो आपका टोटल जो पैसा खर्च होगा जेब से, जो बिल की पेमेंट जाएगी वो कितनी जाएगी? ₹60। देख लीजिए कितना सस्ता है। दूसरी तरफ चलते हैं आगे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg व्हीट एंड द 6 kg राइस 90। द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg व्हीट and 3 kg rice equal to 70. तो find the cost of each item per kg by the matrix method। भाई आपको यह पता लगाना है कि हर एक आइटम की पर केजी कॉस्ट कितनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई खास नहीं है। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि लेट द कॉस्ट पर केजी ऑफ अनियन, अनियन के 1 kg की कॉस्ट कितनी है? ₹X। लेट द कॉस्ट पर केजी ऑफ व्हीट, भाई 1 किलो व्हीट खरीदोगे वो कितने का है? ₹Y का। एंड द कॉस्ट पर केजी ऑफ राइस, राइस 1 kg कितने का होगा? तो मान लेता हूं Z का। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं और उस सामान की कीमत ₹10 पर केजी है, ₹10 किलो है, 1 किलो खरीदेंगे ₹10, 2 किलो खरीदेंगे ₹20, 5 किलो खरीदेंगे ₹50, मतलब मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे अनियन X पर केजी X का है, ये Y का है और ये Z का है। तो भैया यहाँ पर पहली वाली कंडीशन देखो, आपने 4 kg परचेज किया, अगर 1 kg X का है तो 4 kg कितने का हो गया? 4X, प्लस में ये हो गया 3Y और ये हो जाएगा क्या? 2Z। ये 1 किलो Y का है तो 3 kg 3Y का, ये 1 किलो Z का है तो 2 kg 2Z का। टोटल बिल कितना आ जाएगा? 60। यहां पे 2X प्लस में 4Y प्लस में 6Z और इक्वल टू में 90, और यहां पे 6X प्लस में 2Y और प्लस में 3Z और इक्वल टू में क्या है? 70। भैया आप देख लो ये इक्वेशन बन गई आपके सामने। अब ये जब लीनियर इक्वेशन बन गई तो इजीली अब आप सॉल्व कर सकते हो। इसका A मैट्रिक्स बन जाएगा, कैपिटल X मैट्रिक्स बन जाएगा, B मैट्रिक्स बन जाएगा, यू कैन इजीली सॉल्व। और जो XYZ की वैल्यू निकलेगी वो XYZ की वैल्यू क्या बताती है हमें? X बताएगा पर केजी कॉस्ट ऑफ ओनियन, पर केजी कॉस्ट ऑफ व्हीट फॉर Y एंड द पर केजी कॉस्ट ऑफ राइस फॉर Z। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा। आज के क्लास में हमने बच्चों एक्सरसाइज 4.6 को कवर किया। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। पहले तो 6 मार्क्स का आता था, 5 मार्क्स का आता है, लेकिन आता तो है। इसमें हम लोगों ने समझा कि अगर हमें इक्वेशन दे रखी है 2x2 में या 3 वेरिएबल में तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन तो 100% आएगा ही, लेकिन उसकी कुछ प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले और हमें और मोटिवेशन मिले और बेहतर वीडियोस बनाने का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।